राधे राधे, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग और बुरा समय आपसे बहुत दूर रहें। मेरे जो वीडियोस होते हैं, ठीक है, वो मेरी रियल लाइफ पे हैं। मैं किसी और को मेंशन नहीं करती। मैं जो भी पोस्ट करती हूँ अपने फौजी पति रविशंकर के लिए करती हूँ सिर्फ, ठीक है। मैं इसीलिए अपनी सारी पोस्ट पे मेरा फौजी पति लिखती हूँ और उसकी फ़ोटो भी लगाती हूँ। तो मैं सारी कम्युनिटी को मेंशन नहीं करती। पर बहुत से बुद्धिजीवों को लगता है, इंसानों को, कि नहीं मैं सबको बोल रही हूँ। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ। अगर कोई इंसान अपने ऊपर ले जाता है तो वो उसकी गलती है। कल मैंने एक पोस्ट की थी कि मेरे फौजी पति हैं और ऐसा ऐसा है, ठीक है। उसमें बहुत से गलत कमेंट आए, बहुत से, जबकि मैंने सिर्फ एक बंदे के लिए वो चीज़ बोली थी, अपने पति के लिए बोली थी। और सब ने ऐसे कमेंट किए हैं जैसे वो मुझे पर्सनली तौर पे जानते हैं। अभी तक तो मैं सच में ये मुझे नहीं लगता था कि नहीं, मैंने कभी अपनी पोस्ट में नहीं कहा कि सभी लोग गलत हैं। मैंने सिर्फ एक बंदे को कहा, मैं अपने पति को कहा कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं और वो चीज़ें गलत हैं। बट उस पर अगर किसी ने मेरे को गलत बोला है, मेरी पोस्ट पे अगर कोई मुझे गलत बोल रहा है, क्योंकि मैं तो अपने पति के लिए बोल रही हूँ, और फिर भी कोई सामने से आके मुझे गलत बोल रहा है, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है, मेरे फेस पे उंगली उठा रहा है, तो मुझे उसी वक्त अधिकार मिल जाता कि मैं सामने वाले इंसान के लिए बोलूँ। फिर कोई भी ये मत बोलो कि मैं इसमें हूँ, उसमें हूँ, उसमें हूँ। आप कम्युनिटी को बोल रही हैं, मैं कम्युनिटी को नहीं बोल रही, पूरी सबको नहीं बोल रही मैं। जैसे 5 उंगलियां हाथों की बराबर नहीं होती, वैसे ही इंसान बराबर नहीं होते, ठीक है। और इसीलिए मैं पोस्ट पे फ़ोटो लगाती हूँ रविशंकर की। पहला है, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि तुम अपने फौजी पति की फ़ोटो क्यों लगाती हो, वो भी यूनिफॉर्म में। तो इसका रीज़न ये है कि मैं जब अंतरा थाना गई थी, महिला थाना गई थी, मानवाधिकार आयोग गई हूँ, तो मुझे ये एहसास कराया गया है सिविल में कि तुम्हारा पति फ़ौजी है, तो हम कंप्लेन नहीं करेंगे, उसके डिपार्टमेंट में जाओ, ठीक है। इसीलिए मुझे बताना पड़ा, नहीं पति मेरा फ़ौजी है, इसीलिए उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अभी कुछ कमेंट्स के जवाब मुझे बहुत बुरे लगे, बहुत ज़्यादा बुरे लगे, कि उन लोगों ने बिना जाने बिना सोचे मेरे ऊपर बोल दिया, तो मुझे देना ज़रूरी हो गया। ऐसा लगा कि सब ये रिश्तेदार हैं, रवि के एक से एक वकील हैं। इसमें सबसे पहले मैं पढ़ूंगी ना रॉयल, एक है ये फौजी हैं रॉयल जी, और इनके कई जगह मैंने देखे हैं जो फौजी वाइफ हैं परेशान हैं, बहुत सी लेडीज़ें पोस्ट करती हैं, वीडियो बनाती हैं, और उनके में ये पक्का रहते हैं। उनके फेस पे अगर वो, उनकी बदकिस्मती है समझो उन औरतों की, कि उनका फेस अगर ठीक है या फिर कलर फेयर है, तो कमेंट तो पक्का है इनका कि तुम्हारा चेहरा ऐसा है, तुम्हारा चेहरा वैसा है, तुम घमंडी हो। तो इन्होंने मेरे को बोला है, वाओ मैडम काफ़ी स्मार्ट हैं आप, फौजी को इतनी स्मार्ट बीवी की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी शादी कर लेता है, फिर झेलता रहता है। ये हैं रॉयल यादव, मतलब आपका कमेंट ना आपकी सोच को दर्शाता है। और रॉयल यादव जी, आपकी खुद की एक बेटी है, उसको आप क्यूट क्यूट बोलते हो, और दूसरी की बेटियों पे आप ऐसे कमेंट पास करते हो। मैंने आपके कमेंट कई जगह पे देखे हैं, ये फर्स्ट था, तो मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस इतना ही बोल रही हूँ कि दोबारा कमेंट में अपनी मर्यादा का ध्यान रखिएगा, नहीं तो सेकंड टाइम जब मैं आपका कमेंट पोस्ट करूँगी ना, तो फिर उसके बाद मुझे मत बोलिएगा। अगर आप मुझे गलत बोलेंगे तो मुझे उसी वक्त अधिकार मिल जाता है कि मैं आपको उसी लैंग्वेज में जवाब दूँ। फिर आप ये मत बोलिएगा मैं इसमें हूँ, मैं उसमें हूँ, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर हमें मुँह दिया है बोलने के लिए, तो हमें कान भी दिए हैं सुनने के लिए। और सबसे ज़्यादा कमेंट हो रहे हैं इनके श्यामपाल के। तो श्यामपाल जी, मैं आपका कमेंट है कि तुम तो वीडियो बना कर, तो फौजी क्या करेगा, उसने ठीक काम किया है, दूसरे के साथ गया, तुम भी किसी के साथ चक्कर चला रही होगी। बंदे की माँ बाप की क्या देखभाल करते हो, तुम तो वीडियो बनाने चाहिए, फुर्सत नहीं है, उसने ठीक किया। तो श्यामपाल, मुझे लगता है तुम राम प्रकाश और धर्मपाल के रिलेटिव हो। अब मैं बताती हूँ धर्मपाल और राम प्रकाश कौन है। राम प्रकाश का टेबुल है पर्वतखेड़ा के पास, जहाँ पे चंदा को और रविशंकर को फिजिकल रिलेशन के लिए ये जगह देते हैं। धर्मपाल है राम प्रकाश के जीजा, जिन्होंने मेरे घर में
5 और 6 तारीख को चोरी की है, बाकायदा यहाँ से सामान निकाल के बंदा लेके गया है, ठीक है। तो उन्हीं में से किसी के रिश्तेदार हैं ये। और रही मैं उनके माँ बाप की सेवा करती हूँ कि नहीं करती हूँ, तो उनके माँ पर्वत खेड़ा में रह रही है रविशंकर की, अपने बड़े भाई, रविशंकर के बड़े भाई और उनकी बीवी के साथ, ठीक है। और मैं लखनऊ में रह रही हूँ, मुझे मेरी सास ने वहाँ पे रहने नहीं दिया कभी भी, क्योंकि वहाँ पे रविशंकर की भाभी रह रही हैं, तो वहाँ पे रविशंकर मुझे नहीं रहने देते। अगर मैं बीवी वहाँ पे रहेगी तो फिर भाभी के साथ अय्याशी कैसे करेंगे। तो ये रविशंकर के कुछ दोस्त होते हैं ना, तो वो पैसे ले करके रिलेशन बनाने के लिए जगह देते हैं इन लोगों को, ये वो हैं। तो अपना रिलेशन ज़रा क्लियर करके जाइएगा। और हाँ, जब मेरे यहाँ जो है इसके पहले झगड़ा हुआ है ना कई बार, तो धर्मपाल और राम प्रकाश की वजह से हुआ है। जब मैंने मेंटेनेंस के लिए यूनिट में दिया था लेटर, तब भी राम प्रकाश का बार बार कॉल आ रहा था कि आप मत करिए। धर्मपाल का भी कॉल आ रहा था, मुझे रोका जा रहा था। तो आप समझ सकते होंगे कि क्या है। तो पर्सनल कमेंट बिल्कुल मत करना। एक यदवंशी जी हैं, इनका कहना है कि तुम सोने नहीं देती हो तो दूसरे के पास जाता है। चलिए, आपने माना तो कि ऐसा भी कर सकता है आदमी। सत्य प्रकाश जी का कहना है तुम गलत हो। आप मुझे पर्सनली जानते हैं क्या, या फिर आप रविशंकर को पर्सनली जानते हैं? मेरे वीडियो तो मैंने रविशंकर के लिए बनाया था, और जिन्होंने मुझे गलत बोला था मैंने उनके लिए बनाया था। तो आप लोगों को मिर्ची लगने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और फिर मैं बोलूँगी तो आप बोलेंगे नहीं फलाने ये चीज़ हो गया, ये हो गया, तुम तो पूरी कम्युनिटी को बोल रही हो। आप फेमस होने के लिए कर रही हैं। शादी के 18 साल 3 महीने बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तहस नहस कर दी उस बंदे ने, और मैं फेमस होने के लिए यूट्यूब पे आ जाऊँगी। क्या मिल जाएगा मुझे? प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगी फेमस होकर के? क्या हो जाएगा बताइए? जो मेरी लाइफ का इतना टाइम वेस्ट हुआ है हैं, तो वो वापस आ जाएगा फेमस होकर के? ये रमेश कुमार जी बोल रहे हैं। और एक और यादव जी हैं, सतवीर यादव जी। आजकल ये ट्रेंडिंग में चल रहा है कि फौजियों की बीवियां बड़ी यूट्यूब पर सब्सक्राइबर बढ़ा रही हैं। क्यों? उनके पास फौजी इतना कमा नहीं रहे हैं, मतलब उनके हस्बैंड। आप सबको कैसे बोल रहे हैं? जब मैं सबको नहीं बोल सकती तो आप सबको कैसे बोल दिए? सबके घर में आप देखने जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? या फिर रविशंकर की फ़ोटो में आपको अपनी में फ़ोटो नज़र आने लगी? और एक है संजय चंद्र, आप पति की इज्जत नहीं कर सकते हैं तो देश के फौजियों को बदनाम मत करो। संजय जी भाई, मैंने सारे फौजियों को मेंशन नहीं किया। पढ़े लिखे हैं आप या नहीं हैं? मतलब 10th तक भी इंसान पढ़ लेता तो इतना मैनर्स हो जाता है, इतना समझ में आता है कि सुन करके तो उसको आ जाए। मेरी किसी भी वीडियो में आप बताइए कि मैंने सबको मेंशन किया हूँ, पूरी कम्युनिटी को बोला हूँ? नहीं बोला। पर ये सांप्रदायिक आप बना रहे हैं मुझे फंसाने के चक्कर में। क्या आपको लगता है कि नहीं ये है सबको बोल रही? मैंने सबको नहीं बोला है। फिर से मेरी वीडियोस देखिएगा। फिर सतवीर यादव जी का कहना है आप लोग सिर्फ फौजियों को, सबको नहीं बोल सकते हो। आपका आपके पति का क्या मैटर है, इसका सारे फौजी कम्युनिटी से क्या लेना देना है? तो सतवीर यादव जी, कम दिमाग तो है नहीं आप, शायद आप भी सेम जो है उसमें है। मैंने आपकी आईडी खोल के देखी है, ठीक है। तो आप सेम उसमें हैं, तो आपको खुद कॉमन सेंस होना चाहिए कि मैंने कहीं पे भी पूरी कम्युनिटी को नहीं बोला है। मैंने रविशंकर की फ़ोटो लगा के मेरा फौजी पति लिखा है, सिर्फ एक बंदे के लिए। मैंने सबको कहीं पे भी नहीं लिखा है। और मैंने सिर्फ इतना बोला था अपनी कल की पोस्ट पे कि क्या कुछ लोगों के पास सिर्फ इतना टाइम है कि वो एक औरत ने बिंदी लगाई कि नहीं, नेल पॉलिश लगाई कि नहीं, ये सब चीज़ें जज करें? और आपने तो मेरे चरित्र पे पूरा निबंध ही लिख दिया, और फिर कहते हैं हमें इज्जत दीजिए। आपने देख लिया
सुन लिया सारे कमेंट्स का। अब इसमें ये हो रहा है कि ओल्ड इज गोल्ड जी ने का बोलना है कि भाषा शैली देखिए इस औरत की और सोचिए इसका व्यवहार अपने घर पे कैसा होगा। जिसकी लाइफ पूरी तहस नहस कर दी गई हो ना, वो कैसी भाषा शैली बोलेगा, ज़रा आप मुझे बताइए। 34 साल की उम्र में डाइवोर्स तक पहुंचा दिया और वो बंदा तलाक भी नहीं देने को तैयार है, ना बीवी के तौर पे रखेगा। मुझसे अच्छी तो उसकी रखैले हैं। मैंने रविशंकर से शादी करके मेरी किस्मत फूट गई है, बर्बाद हो गई मेरी ज़िंदगी, और फिर भी मुझे भाषा शैली अपनी संभाल के रखनी चाहिए। अच्छा जी। और एक है विनीत प्रधान जी। पहली बात तो आपको प्रधान नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि आपको मैनर्स एक पैसे की नहीं, धेला भर की नहीं है तमीज़। इनका कहना है इनको बहाने बना कर पति से मेंटेनेंस लेना है, अलग रहना है और गैर मर्दों के साथ रंगरलियाँ मनाना है। विनीत प्रधान जी, अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो आप उसके प्रूफ दीजिए, अदरवाइज़ मैं इसकी FIR करूँगी जाकर और मानहानि का केस करूँगी आपके ऊपर कि आपने ऐसा बोल दिया मेरे लिए। 2 मिनट में औकात में आ जाओगे। तो किसी भी ऐसी लेडीज़ के लिए पता है क्या, जब यूट्यूब पर आकर के कोई लेडीज़ बोलती है ना ऐसे, तो उसे पता होता है कि मैं गलत नहीं हूँ, तो मुझे कोई इतनी जल्दी झुका नहीं सकता और तोड़ नहीं सकता मेरी हिम्मत। तो तमीज़ से बात करिएगा। और शायद आपके यहाँ ये चलता होगा, ठीक है, कि घर में बहनों की शादी कर दो, बच्चलन टाइप की होंगी माँ बहन और आपकी बीवियाँ बेटियाँ। इसीलिए आप लोग ना ईज़िली, आप प्रधान जी आप ईज़िली किसी के भी कैरेक्टर पे उंगली उठा देते हो। और अगर आपके पास है सबूत तो आप ला करके दीजिएगा ये चीज़ कि मेरा किसके साथ रिलेशन है, रंगरलियाँ मना रही हूँ कि नहीं मना रही हूँ। पर हाँ, मेरे पास सबूत है कि रविशंकर ने रंगरलियाँ मना रहे हैं, और अगर वो मैंने डाल दिया ना तो फिर आप लोग बोलोगे कि नहीं ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मैं एक इंसान के लिए पोस्ट कर रही हूँ, सबके लिए नहीं कर रही, तो उसमें सबको बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर मैं सबको बोलूँ कि नहीं सारे ऐसे हो, तब बात दूसरी हो जाती है। सिर्फ एक के लिए बोल रही हूँ तो आप नहीं बोल सकते। और रही मेंटेनेंस की बात, तो रविशंकर ने कितना मेंटेनेंस दिया आप बता दो मुझे, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला। 6 महीने से मुझे पैसे ही नहीं दिए रविशंकर ने। घर की EMI से लेके घर का खर्चा पूरा मेरे फादर चला रहे हैं, ठीक है। और हाँ, ये सोफ़ा जो आप देख रहे हैं, एक जन का और कमेंट था, मैं बताती हूँ। यदुवंशी जी हैं, सोफे पे बैठकर ज्ञान दे रही है, यह भी पति का ही होगा। 420 है, तुम खुद बदमाश है, दिखाई दे रहा। यदुवंशी जी, ये सोफ़ा मेरे बाप ने दिया है रायबरेली से लाके। और एक चीज़ और आप देख लीजिए, अब जब आप बोल रहे हैं ना 420 और रवि के पैसों पे ऐस कर रही है, तो ये सोफ़ा जो आप देख रहे हैं ये मेरे फादर का दिया हुआ है। ये कूलर ये भी मेरे फादर का दिया हुआ है। ये सिंगारदान भी मेरे पापा का दिया हुआ है, रायबली से आया है। ये अलमारी दिख रही है आपको, ये गोदरेज अलमारी भी मेरे पापा ने दी है। और ये फ्रिज ये भी मेरे फादर ने दी है। ये भगवान का मंदिर भी मेरे पापा ने बनवा के रायबली से भेजा है। ये RO देख रहे होंगे, ये भी मेरे पापा ने इसके पैसे दिए हैं, तब मैंने यहाँ पे ख़रीदा है। ये टेबल आपको दिख रही है, ये भी मेरे पापा ने दिया है। ये अलमारी आपको दिख रही है इतनी बड़ी, ये भी मेरे पापा ने दी है, रायबली से आई है। ये देख रहे हैं, ये भी मेरे पापा राशन दे के गए हैं। ये वॉशिंग मशीन देख रहे हैं ना, ये भी मेरे पापा ने दी है, जब मेरी तबीयत ख़राब थी तब। आपने देख लिया कि मेरे फादर ने मेरे को क्या दिया है। ये रवि के पैसे का नहीं है, ये रायबली में मेरे फादर जहाँ पे रहते हैं ये वहाँ से सामान आया है, ठीक है। जब मैंने ये घर लिया है, शिफ्ट किया है, उसके बाद इसका मैं सबूत भी दे सकती हूँ, क्योंकि घर की बगल की शॉप है, वहाँ से आया है। और ये सोफ़ा जो आप कह रहे हैं ना रवि के पैसे की है, रवि के बाप के पैसे की नहीं है, ये मेरे बाप की पैसे की है। मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब में है, किसी भिखारी के घर की नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो आपके यहाँ ये चलता होगा, मेरे यहाँ फ़िलहाल तो नहीं चलता है। और रवि के पास रवि की रखेलों से बच जाए तभी तो रवि देंगे ना बीवी बच्चों को। अब मैं रवि की दी हुई चीज़ें आपको दिखाती हूँ, प्लीज़ आप देखिएगा, ठीक है। ये घर है, लोन पे है,
ठीक है, ये पूरा घर आप देख लीजिए। ठीक, ये आपने देख लिया, ये लोन पे है। जब घर लेना था तब भी मेरे पापा ने पैसे दिए थे रविशंकर को। ठीक है, उसके बाद रवि कुछ थोड़ा बहुत क्या, उन्होंने पूरा का पूरा लोन कराया था और 2-2.5 लाख रुपए रवि ने दिए थे अपने पास से। जबकि रवि 2017 से लेकर 2020 तक मुझसे अलग थे, भाभी के पास रह रहे थे और रवि के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। ठीक है, उस टाइम पे मैं मेरठ दौड़ दौड़ के जा रही थी रविशंकर की यूनिट। ये घर दिया है वो भी लोन पे है, दिसंबर से इसकी किस्त मेरे पापा दे रहे हैं, समझ गए आप। और हाँ, बच्चे की फीस, घर का राशन, सब कुछ मेरे फादर कर रहे हैं, रविशंकर नहीं कर रहे हैं कुछ भी। अगर वो आए रवि तो बताएंगे। अब मैं आपको रवि की दी हुई चीज़ें दिखा देती हूँ, प्लीज़ आप लोग देखिएगा ज़रूर। घर तो आपने देख लिया, अब और चीज़ें देखिए। ये बक्सा रवि के पैसे का है और रवि का है, आप समझ सकते होंगे फौजी है। ये बक्सा भी रवि का है, आप समझ सकते होंगे ब्लैक कलर का है, नंबर लिखा रहता है, तो इसका मतलब फौजी बक्सा है। रवि ने ये गैस खरीद के लिए, क्योंकि मेरे पापा की दी हुई गैस खराब हो गई है, तब रवि ये लेके आए हैं। ये इंडक्शन आप देख रहे होंगे, ये रवि ने खरीदा है। और हाँ, आप सोफे के लिए बोल रहे थे ना, अब मैं रवि की औकात दिखाऊँ आपको। ये चेयर रवि ने खरीदी थी, 4 चेयर, फौज में है, सिर्फ चेयर खरीदी, इंडक्शन गैस चूल्हा खरीदा। और एक चीज़ और, ये साइकिल, अब ये साइकिल रवि ने खरीदी नहीं थी, रेजिंग डे पे उन्हें वो होता नहीं इनाम में मिल जाती है, कूपन में मिली थी। तो आपने देख लिया ना कि रविशंकर ने क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। अगर आपको लगे कि झूठ है तो इस चीज़ का मैं सबूत भी दे दूँगी। जिस शॉप से सामान आया ना, वहाँ पे चल के आप बात कर लीजिएगा, क्योंकि अगर रवि ने लेके आया होगा कहीं से भी तो लखनऊ के घर में लखनऊ से सामान लेके आएंगे, मेरे मायके के बगल के शॉप से नहीं आएगी। तो बोलने से पहले, अपना गटर जैसा मुंह खोलने से पहले 10 बार सोच लिया करिए क्या बोल क्या रहे। हो सकता है कि आपकी वाइफ नहीं हो उस लेवल की, बात दूसरी है, पर मैं हूँ, मेरे फादर जो हैं गवर्नमेंट जॉब में हैं, मैंने पहले भी बता दिया। ठीक है, और जब मैंने रविशंकर से शादी की थी तब भी रवि के घर में कोई भी सुख सुविधा नहीं थी। और ये तो यहाँ का है, यहाँ का मतलब जब रविशंकर ने मुझे 2017 में घर से अपने निकाला था पर्वत खेड़ा से, तो कुछ सामान मेरा वहाँ पे छूट गया था। बेड मैंने आपको नहीं दिखाया अपना, क्योंकि उस पर बच्चा बैठा था, तो वो मेरे को ठीक नहीं लगा कि वहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, वो भी मेरे फादर का दिया हुआ है। बाकी किचन का भी और सामान मैंने नहीं दिखाया, वो भी जो मेरे पापा ने दिया है वो है। जो मेरी शादी में मेरे फादर ने दिया था, जो पीतल वगैरह के बर्तन होते हैं और जो सामान होता है, वो रविशंकर ने अपनी भाभी को दे दिया है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा देवर करता है कि अपनी शादी का सामान अपनी भाभी को दे दे। और रविशंकर इतने सालों से 2000 से नौकरी कर रहे हैं, आज उनके पास इतना भी पैसा नहीं हुआ। जो घर खरीद रखा है ना, उसकी ईएमआई तक भरने के लिए उसके पास पेमेंट नहीं है, उस बंदे की औकात नहीं हो रही है। मुझे मेंटेनेंस क्या देगा वो, बताइए आप मुझे। बातें ना आप लोगों से सिर्फ बड़ी बड़ी करा लो, बस कुछ पता नहीं रहता है। और जिस सोफे पे बैठ के मैं आपको पोस्ट कर रही हूँ रविशंकर की, तो ये मेरे पापा का है दिया हुआ, मैंने आज तक नहीं बोला वीडियो में, खुद बदमाश दिखाई दे रही है। चलिए अब मैं आपको रविशंकर के बारे में कुछ बता देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है। मुझे तमीज़ नहीं है, मैं बदतमीज़ हूँ, मैं फलाना, मैं ढिमाका, इतनी चीज़ें। अब मैं आपको बताती हूँ, अब आप सुनिएगा ध्यान से कि रविशंकर क्या है। 9 दिसंबर को रविशंकर ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी रात के टाइम पे, और उसके पहले धर्मपाल और उनके साथ रविशंकर थे और रविशंकर के साथ दिनेश थे। ठीक है, इन्होंने पहले ही मैं यहाँ नहीं थी, उसके पहले ही घर से सारा सामान, डॉक्यूमेंट, जेवर, पैसा जो भी मिला सारा कुछ निकाल लिया। 4 तारीख को मेरे भाई की शादी थी, 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 3 दिन इत्मीनान से चोरी की गई। रविशंकर का छोटा से बड़ा मतलब कुछ भी सामान यहाँ पे नहीं रह गया। ठीक है, उसके बाद 9 दिसंबर को रविशंकर यहाँ थे। रविशंकर ने अपने एटीएम से पूरा पैसा अपना निकाल लिया। पहले तो इन लोगों ने घर में जो है चैन लगा रखी थी, वो चैन अभी इस टाइम पे नीचे नहीं रखी होगी, मैं आपको कल दिखा दूँगी उसको।
वो चैन भी दिखा दूँगी, ठीक है। वो चैन लगा दी, लॉक काट दिया कि तुम घर में नहीं आओगी। मेरा घर है, मैं क्यों नहीं आऊँगी, मैं लीगल वाइफ हूँ, मैं रह सकती हूँ घर में। मैंने यही बोला था कि आपने पर्वतखेड़ा से मुझे निकाल दिया तो आप यहाँ से नहीं निकाल सकते, और अगर आप चाहते हो कि मैं चली जाऊँ हमेशा के लिए तो आप मेरे को तलाक दे दो, बात खत्म हो जाए। भाई अगर आप चाहते हो कि नहीं तुम्हें भाभी के साथ रहना है, किसी बाजारू औरत के साथ रहना है, तो तुम डाइवोर्स दे दो बीवी को, उसका हक ही ख़त्म कर दो, चली जाएगी वो। पर नहीं, 9 तारीख को मैं अपने भाई की शादी से वापस आई हूँ। 9 दिसंबर को रवि ने मेरे ऊपर चाकू से और ईंट से हमला किया है। दारू के नशे में थे। बार बार दिनेश का और राम प्रकाश का और धर्मपाल का फ़ोन आ रहा था, भाभी का भी फ़ोन आ रहा था रवि को, बहनें सारी फ़ोन पे थी। बार बार कॉल आ रहा था कि मार के भाग आओ, क्योंकि ये हो जाता ना कि 2 थानों के बीच की बात हो जाती। अभी मैंने इसके बाद मैं थाने में जाकर के एफआईआर भी की थी। उस टाइम पे रवि मुझे बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। मेरा मोबाइल भी रवि ने ले लिया था, पर मेरे पास मोबाइल एक अंदर रखा था, छोटा मोबाइल, क्योंकि रवि ने पहले ही बोल रखा था, क्योंकि रवि ने 3 दिसंबर को मेरे पापा को जान से मारने की कोशिश की थी, तो उनको डाउट था कि वो करेंगे कुछ ना कुछ। पर रवि मेरे फादर को ये नहीं था कि नहीं चाकू से ही मतलब मारना चाहेंगे, ऐसा हो गया था। और 3 दिसंबर को भी रवि मुझे ही मारने गए थे रायबरी में। मैंने वहाँ के मील एरिया के थाने में कंप्लेन भी की थी, पुलिस कंप्लेन, पर उस पर एक्शन नहीं लिया गया। फिर 9 तारीख को जब मैं वापस आई हूँ तब भी रवि ने मुझे ईंटें और चाकू से मारा है। अब रहेगा क्या सबूत है आपके पास? तो उसका भी सबूत है मेरे पास। और सबसे बड़ी बात, तो मैंने थाने में जा कर के रात में बहुत बुलाने के बाद, मेरे बहुत कॉल करने के बाद, मेरे भाई ने रायबली से कॉल किया, मेरी बहन ने चंडीगढ़ से कॉल किया, तब मेरे यहाँ पुलिस आई, ठीक है। मैंने भी कॉल किया उस मोबाइल से, तब जा कर के मेरे घर में पुलिस आई है। तब मेरे और मेरे बच्चे की जान 9 तारीख को, 9 दिसंबर को बची है, बहुत मुश्किल से। इसके बाद मैंने रविशंकर के सीनियर को मैसेज किया 9 दिसंबर को ही रात में, जब मैं थाने से वापस आई हूँ 11:15 बजे। मैं मैसेज लगा रही हूँ, आप देख लीजिएगा पहले। मैसेज आपने देख लिया होगा, व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट है, नंबर नहीं लगा रही हूँ। ये रविशंकर की यूनिट में मैंने उनके सीनियर को दिया था कि सर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और रवि मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगस्त में मैंने मेंटेनेंस के लिए डाला था, इसलिए तो वो मुझे रास्ते से ही हटाना चाहते हैं। फिर 9 तारीख को तो मेरा मेडिकल चेकअप हुआ नहीं रात में, मैं वहाँ से वापस आ गई। चोटें तो मुझे बहुत ज़्यादा लगी थी। अब मैं लगाती हूँ, आप देख लीजिएगा, 10 तारीख को मेरा मेडिकल चेकअप के लिए मुझे भेजा गया। मैं डॉक्यूमेंट लगा रही हूँ, आप पहले वो देख लीजिएगा। ये मेरा मेडिकल चेकअप था, आपने देख लिया होगा, ठीक है। उसके बाद 9 तारीख को मैं गई, 10 को गई, 11, 12, 13, 14 तक मैं लगातार, मुझे थाने में रोज़ बुलाया गया, 14 दिसंबर तक। आप कल आइएगा, आपको एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी, कल तो पक्का ही मिल जाएगी। मैम कल आइएगा, आज किसी वजह से हम नहीं दे पाए। 14 तक जब यही चला ना, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब 6 दिन निकल गए। तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली एक लोगों से पूछा, मैंने कहा एक एफआईआर की कॉपी मिलने में कितना टाइम लगता है? उन्होंने बोला कि तुरंत ही दे देते हैं, एप्लीकेशन लेते हैं तुरंत दे देते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। फिर मैंने जाकर के वहाँ पे थाने में पूछा सर से, मैंने कहा सर आपने मेरे को क्यों नहीं दे रहे, दीजिए मुझे, आप कॉपी चाहिए मुझे 14 तारीख को। तो उनका कहना था कि हम नहीं दे सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं दे सकते? बोले कि नहीं हम नहीं दे सकते। ऊपर से कॉल गई है। रवि की यूनिट में मैंने इन्फॉर्म कर दिया था पहले ही कि सर रवि मुझे जान से मारना चाहते हैं, और उसके बाद थाने में भी मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जानी।
और हफ्ते भर मुझे लगातार बुला के बैठाना। उसके बाद मैंने 1090 पे ऑनलाइन कंप्लेंट डाली, क्योंकि रवि बार बार मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद CM विंडो पे मैंने एप्लीकेशन डाली, उसके वीडियोस मैंने पहले पोस्ट कर रखे हैं। ये तो हो गई बात, ठीक है। उसके बाद रवि वापस चले गए। रवि अरेस्ट नहीं हुए, 2 दिन रवि को जेल रखा गया। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि रवि को पुलिस वाले छू भी नहीं सकते थे। रवि मुझे जान से बार बार मारने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। रवि चले गए यूनिट वापस, एक्शन के नाम पे सिविल में कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट अभी आप खुद समझ सकते हैं, अगर मेडिकल चेकअप मेरा कराया गया तो FIR क्यों नहीं की गई, तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है। अब इसमें ये तो प्लीज़ मत बोलिएगा कि नहीं तुम झूठी, वो सच्चा है, इन तेन। कॉमन सेंस यूज़ करिएगा। अब इसके बाद जनवरी में 2 जनवरी को रविशंकर का फिर से मेरे पास मैसेज आया। वो मैसेज आप सुनिएगा, ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा आप। और जहां तुम्हें रिकॉर्डिंग भेजना है, जहां तुम्हें रिकॉर्डिंग भेजना है तुम भेज दो, चाहे भाई पास, चाहे बाप पास, चाहे बहनी पास, सबकी मर्जी दुआऊंगा। याद रखना बेटा, याद रखना। मैं आज 2 तारीख है, 2 तारीख है, ठीक है। आज मैं कह रहा हूँ, यही तो पिताजी हैं, माता चो तुम्हारे भाई, वो छोटे मैं तो फोन उठा पर रखे हैं, लड़े रखे, ये तुम डाल के बांधे चोट, ठीक है। और ऐसा मान लो तो मान चुका है, तब कहना न्यूट आ जाओ, तुम न्यूट आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, तुम आओ, मैं कहता हूँ तुम आओ, उसको तुम्हें मैं दूंगा। तुम क्या सोच रही हो, तुम सोच क्या रही हो? जहां तुम्हें भाई शादी हुई है, ठीक है, हमें सब मालूम है और सब पता है, ठीक है। और तुम्हें नहीं, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बाप और तुम्हारे माता अगर जिन्हें उठा लिया तब हमें कहना। ये मेरा वादा है, थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो। तुम थाने जाओ, कहीं भी जाओ, मेरी गाड़ी तुम देके आओ, दे आओ, दे आओ, हमें किसी फर्क नहीं पड़ा, ना कहीं डर पड़ा है, ठीक है। तुम देके आओ। अभी आपने सुन लिया, ये मैसेज में साइड में लगा रही हूँ ना, वो भी आप देख लीजिएगा। ये रविशंकर के मैसेज देख लिया आपने। जनवरी में रविशंकर ने 2 तारीख को ये मैसेज भेजा। उनकी यूनिट में भी मैंने ये चीज़ बोली है। तुरंत ही मैंने दूसरे ही दिन उनके यूनिट में सारे मैसेज सेंड कर दिए और सर से बोला कि सर रविशंकर मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और मेरी फैमिली को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कोई भी एक्शन नहीं हुआ उसके ऊपर। सिविल में वो फौजी है इसलिए एक्शन नहीं लेते हैं, वहाँ पे क्यों एक्शन नहीं लेते मुझे नहीं पता। उसकी खुद की रिकॉर्डिंग देने के बाद, वो उस टाइम पे यूनिट में था, वो मुझे गायब करने के लिए बोल रहा था। और यहाँ पे रवि के धर्मपाल हैं और दिनेश हैं और भी दोस्त मेरी सोसाइटी में टहल रहे थे। लालगंज पर्वत खेड़ा के पास से आ करके वो लोग लखनऊ के मेरी सोसाइटी के घर के पास टहल रहे थे। मेरी सोसाइटी के लोगों ने देखा है। जो लोग आप मेरे को बोल रहे हैं कि कैसा व्यवहार है, कैसा व्यवहार है, ठीक है। फरवरी में रविशंकर आए यूनिट से, मुझे पता चला कि बंदा छुट्टी आ रहा है। 23 फरवरी को जब रविशंकर 22 फरवरी को चले यूनिट से, मुझे नहीं पता कि रवि कहाँ गए। 22 को मैंने रवि को बहुत मैसेज किए, कॉल किया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यूनिट से बताया गया कि हम बंदे को भेज रहे हैं छुट्टी, आप लोग ठीक से रहिएगा। तो उसमें थोड़ी बहुत मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है कि नहीं, अगर बंदा वहाँ से निकला है छुट्टी से के लिए तो उसका घर में पहुँचना, मतलब पहुँचना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो जाए और बाद में ब्लेम मेरे ऊपर आ जाए। रवि 22 तारीख को नहीं पहुँचे, रवि 23 तारीख को 6 बजे आए शाम को, जबकि यहाँ से मुश्किल से 4 से 6 घंटे का रास्ता है। यहाँ से रवि की यूनिट का 6 घंटे का रास्ता है, ठीक है। रवि दूसरे दिन शाम को 6 बजे पहुँचे। रवि रात भर कहाँ थे, किसके साथ थे, मत पूछो। अगर पूछोगे तो वो जान से मार डालेगा। ये है रवि का। 23 तारीख को रवि आए भी हैं। रवि ने आते ही अपने सीनियर्स के पास कॉल किया, सर लड़ाई कर रही है, यह है वो है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। रवि अपने कपड़े नहीं लेके आए थे। रवि ने फिर मुझे मारा, फिर एक सरिया बाहर लगी थी उसको उठाया और बच्चों को मारने जा रहे थे सरिये से।
तो मैंने जब हम मेरा और मेरे बच्चे में ये है ना कि अगर जैसे रवि मुझको मारते हैं तो वो पकड़ लेता है मुझे बचाने के लिए, रवि को पकड़ता है, और जब रवि उसको मारते हैं तो मैं पकड़ लेती हूँ। तो हम दोनों को उतनी चोटें नहीं आती हैं पर उतनी चोटें नहीं आती, ये हो जाता है। क्योंकि एक फौजी बंदे से लड़ना एक औरत के लिए, एक 14 साल के बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जब रवि को ये लगा कि बच्चे को ही मार देंगे पहले तो ये कितना ही कर लेगी, रवि सरिया उठाए और बच्चे को मारने जा रहे थे। फिर मैंने रवि को पकड़ा, मैंने कहा बच्चे भाग जाओ तुम। 29 फरवरी को फिर रविशंकर आए हैं वापस कि कहाँ थे, 29 फरवरी को फिर रवि वापस आए हैं लखनऊ। रवि कहाँ भाग के गए, किसके पास थे, कुछ भी बीवी नहीं पूछ सकती है, ठीक है। आए हैं, मैं गेट नहीं खोल रही थी, रवि ने पुलिस बुलाई है, मैंने उनसे यही बोला कि आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो ठीक है मैं खोल देती हूँ, पर आपकी जिम्मेदारी होगी कि अगर मुझे और मेरे बच्चे को कुछ भी हो जाता है। तो उन्होंने 1090 वाली पुलिस आई थी तो उसने कहा कि हम नहीं लेंगे जिम्मेदारी, हम नहीं ले सकते ऐसी जिम्मेदारी। मैंने कहा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद मेरे पास थाने से कॉल आता है एक लेडी इंस्पेक्टर का, आप रविशंकर को आने दीजिए, ऐसे ऐसे उसके थोड़ा सामान है वो ले लेगा वो, जबकि एक दो टी शर्ट पड़ी थी। उस दिन रवि आए हैं, थाने से कॉल आई थी तो मतलब थाने वालों की जिम्मेदारी होती है, इसलिए मैंने खोला। और यही मेरी सबसे बड़ी चूक थी कि मैंने थाने वालों पर विश्वास कर लिया। 29 फरवरी 2024 की बात है ये। मैंने गेट खोल दिया, रवि अंदर आए तो उनको सामान दिया। सामान क्या दिया, वो उन्होंने बोला कि मेरी टी शर्ट पड़ी है, मेरे को ले जानी। मैंने कहा ठीक है आप ले लो। वो टी शर्ट लेने के लिए अंदर गए, मेरा पर्स रखा था, हैंड बैग छोटा वाला जो क्लच होता है, उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पैसे सब कुछ बंदा लेके चला गया। लॉकर बगल में था, लॉकर से सामान थोड़ा बहुत जो थे कान के सब लेके गया। उस दिन मैंने तुरंत, जब मैंने चेक किया तो मैंने जो तुरंत वहाँ पे कॉल किया। मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, जो है आप वो करो। मैम मेरा सारा सामान चला गया, मेरे घर में 1 रुपया नहीं बचा है। मेरा एटीएम तक रवि लेकर के चले गए, मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ लेके चले गए। एक तरीके से मैं पूरी तरीके बर्बाद हो गई। उस बंदे ने एकदम मेरे को रोड पे ला के रख दिया है। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए, आपका पति यहाँ थाने में बैठा है, बंथरा थाने में। मैंने कहा ठीक है मैम, उसको बैठा के रखिए, मुझे मेरा सामान चाहिए, पैसे चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास बच्चा है तो मुझे पैसे चाहिए होंगे। और जो मेरे फादर ने दिए थे ना वो भी रविशंकर ने ले लिए। उसके बाद जो है मैं यहाँ से भागी भागी गई थाने में ना वो लेडी इंस्पेक्टर थी ना रविशंकर थे। फिर भी मुझे 8:45 तक रात में बिठा के रखा गया, 8:30 पौने 9 बजे। मैं 9:30 बजे अपने घर पहुँची हूँ अपने बच्चे के साथ। 1 तारीख को उसका एग्ज़ाम था, फाइनल एग्ज़ाम चल रहा था और मैं रात में थाने में बैठी थी। बच्चे की क्या प्रिपरेशन कराई मैंने तो मैं ही जानती हूँ, फिर भी मेरा बच्चा पास हो गया किसी तरीके। मेरे को वहाँ पे थाने में बैठा लिया। 1 तारीख को मुझे कॉल करके बुलाया गया, आओ तुम्हारा पति आ रखा है। मैं 1 मार्च को थाने गई। मुझे इतना था ही नहीं कि कोई प्लानिंग भी हो सकती है कि मेरे बच्चे के ऊपर मुसीबत आ जाए। मैंने कहा वो स्कूल के जा रखा है तो इतना कुछ नहीं होगा, उसके बैग में चाबी है, वो आकर के घर में रहेगा। आराम से खाना बना के मैंने रख दिया। उसके बाद इन्होंने मेरे को चोटें भी लग रखी थी। 32 तारीख को मेरे को चोट भी लग रखी थी, ठीक है। उस टाइम पे भी मेरा मेडिकल चेकअप कराया। 29 तारीख को जो रवि ने जो है आए थे, झगड़ा किए हैं, तो वो 1 तारीख को जब मुझे बुलाया गया है थाने में, दोपहर में 12:30 बजे कॉल आई कि मैम आप आ जाइए, रविशंकर आ रखे हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। मैं वहाँ पे गई, 10 मिनट रवि को रखा गया, मुझे बोला गया कि आप बाहर बैठ जाइए। मतलब मैं 1 बजे पहुँच गई थी, 12:30 बजे कॉल आया था, मैं 1 बजे के लगभग पहुँच गई थी। 2:30 बजे, पौने 3 बजे मेरे बच्चे को स्कूल से आना था घर पे। मेरे को वहाँ पे बैठा दिया गया, बात नहीं की गई, बस यही बोला गया कि आप बैठिए, हम अभी आपकी एप्लीकेशन लिखते हैं, FIR लिखते हैं। मैंने कहा ठीक है। रवि भी वहाँ थे। 10 मिनट बाद रवि चले गए, 10 मिनट बाद रवि चले गए वहाँ से और मुझे बाहर बैठा दिया गया। 1 बजे से लेके मैं लगभग 2:20 तक मैं वहाँ पे बैठी रही थाने में। 1 बजे से 2:20 तक मैं बैठी रही। जब मुझे रवि नहीं दिखे बहुत देर तक, तो मैंने सर से पूछा वहाँ जाकर के थाने में, मैंने कहा सर रविशंकर कहाँ चले गए, उन्हें आपने भेज दिया है क्या? तो बोले हाँ वो चले गए। मैंने कहा सर आपने उनको भेज दिया और आप मेरे से FIR लिखोगे तो अरेस्ट किसको करोगे? मुझे बहुत अजीब लगी ये चीज़ वहाँ पे। तो मैंने कहा कि सर मैं जा रही हूँ,
क्योंकि मेरा बच्चा घर में अकेले है। क्योंकि मेरे को थोड़ा सा टेंशन हो गई कि मुझे पुलिस स्टेशन में बैठाया गया है कि आप बैठो, और एफआईआर लिखने में इतना टाइम नहीं लगता। मेरे बाद लोग आ रहे थे, अपनी एफआईआर लिखा के तुरंत चले जा रहे थे, पर मुझे 1.5 घंटे बैठाने के बाद भी मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई थी। तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगने लगा। मैंने कहा ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे के ऊपर कोई मुसीबत आई हो। मैंने वहाँ से ऑटो ढूंढा, नहीं मिला। सोसाइटी के एक ऑटो को कॉल किया, मैंने अपनी फ्रेंड्स को बोला, मैंने कहा एक्चुअली मैं घर से दूर हूँ, रवि आ रखे हैं, क्या पता मेरे बच्चे की जान खतरे में हो, तो प्लीज़ आप लोग मेरे गेट पे खड़े हो जाओ। उन लेडीज़ों से बोला। अच्छा, मेरे कुछ सोसाइटी की लेडीज़ें भी मेरी हेल्प करती हैं, वो सोसाइटी पे आकर के मतलब मेरे दरवाजे पे आके खड़ी थी, और मैं वहाँ से दौड़ते हुए आई हूँ। जहाँ तक मैं पैदल चल सकी, मैं वहाँ से भागते हुए थाने से निकली हूँ। ठीक है, और बीच रास्ते में मुझे ऑटो मिला है। लगभग 1 किलोमीटर के लगभग मैं दौड़ के आई हूँ, रोड पे भागते हुए आई हूँ पागल की तरीके, कि ऐसा ना हो कि मेरे से पहले कोई और पहुँच जाए, मेरा बच्चा पहुँच जाए और मेरे बच्चे की कुछ कर डाले ये लोग। क्योंकि रवि ने तो पहले ही बोल रखा है कि एक बच्चा है, मुझको भी मार डालेंगे, क्या कर लोगी तुम। इसी चीज़ का मेरे को डर था। रास्ते में ऑटो मिल गया जो मैंने बुक किया था, और मैं आई हूँ, घर पहुँची हूँ। यहाँ पे लोग रवि के लगे हुए थे। ठीक है, तो ये है मेरा फौजी पति। तो जो लोग आप बोल रहे हैं ना कि ऐसे कर रही हो वैसे कर रही हो, तो सुनिए, जब बच्चे की जान पे आएगी ना, तो मेरी लैंग्वेज चेंज होगी। और मैं फिर बोल रही हूँ, मैं पूरी कम्युनिटी को नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ एक बंदे के लिए पोस्ट करती हूँ, रविशंकर के लिए बस। और मुझे दीन दुनिया से मतलब नहीं है। और जो लोग बोलते हैं ना मेंटेनेंस के लिए, पैसे के लिए, नहीं लेती मैं पैसा। 18 साल 3 महीने मेरी लाइफ के रविशंकर ने बर्बाद किए हैं। 2 बार मुझे डिप्रेशन हुआ, 1 बार मेरे बच्चे को डिप्रेशन हुआ। वो टाइम वापस ला के दे दे। इतने साल, 24 साल रविशंकर के पास नौकरी करने के बावजूद रविशंकर के पास कुछ भी नहीं है। घर में उसके जाकर के देख लो, फर्श तक नहीं बनी है, घर में लैट्रिन तक नहीं बनी है, आधा कच्चा आधा पक्का घर है। इसकी पेमेंट जाती कहाँ है इस बंदे की, किसी को कुछ भी नहीं पता। पर ये फौज में नौकरी करता है, मुझे ये पता है। और जो लोग बोलते हो ना ये करती है वो करती है, तो सुनिए, मैं 23 मार्च 2023 में भी यूनिट होके आई हूँ। मैं सुलहनामा लगा रही हूँ, आप देख लीजिएगा। मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके आई थी यूनिट से, मैं कि जो है नहीं, मैं रवि मतलब ठीक से रहेंगे। और उस टाइम पे मैं इसलिए गई थी यूनिट में क्योंकि रवि 3 औरतों के साथ कंटिन्यू बात में कर रहे थे, रिलेशन में थे। और ये चीज़ मुझे होली पे जब रवि आए थे 2 दिन के लिए, तो मुझे उनकी कॉल डिटेल से पता चल रही थी। तो एक औरत, लीगल वाइफ, नाजायज़ रिश्ते पे कितने बार किसको माफ़ करेगी? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी बार? हर टाइम आप ये ऐसे मत वो करा करिए ना लोग कि नहीं वो फौज में नौकरी कर रहा है तो वो भगवान हो गया, या फिर उसको छूट मिल जाती है, बीवी को मार डालो, बच्चे को काट डालो, देश का कानून कुछ नहीं बोलेगा। मुझे मार डाले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर बात मेरे फादर की, मेरे भाई की या मेरे बच्चे पे आएगी तो मैं बोलूँगी। जिसको जो सोचना है सोचे। और जब मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे डर भी नहीं लगता किसी से। और अगर आपको, मैं रवि की फ़ोटो लगाती हूँ, अगर आपको उसमें खुद का चेहरा नज़र आता है तो कहीं ना कहीं आपका नेचर होगा उसके जैसा, इसीलिए। क्योंकि बाकी और को तो किसी को बुरा नहीं लगता। हाँ, कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोगों को मेरी पोस्ट से मिर्ची जैसी लग जाती है, नहीं लगनी चाहिए। ये लड़ाई ना मेरी खुद की है, मेरे फौजी पति से। मैं इस पर दुनिया भर के बाकी भाइयों को नहीं जोड़ती, ठीक है। और फिर भी आप क्या सोचते क्या नहीं सोचते मुझे नहीं पता। और जब मैं आपको नहीं जोड़ती हूँ तो आपको भी हक नहीं बनता कि आप मुझे बोलो। और हाँ, लास्ट बात, जो लोग बोलते हैं ना कि आपका व्यवहार कैसा है, तो पति के साथ कैसे रहते होगे, तो मैं ये वीडियो लगा रही हूँ रविशंकर का, ये फरवरी का है, आप देख लीजिएगा। रविशंकर दारू के नशे में आते हैं, कहीं पे भी नहीं देखते हैं, रोड पे खड़े होकर माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देता है बंदा। तो ये अगर फौजी का व्यवहार है, मैं और सबको नहीं बोलती, मेरे वाले का तो यही व्यवहार है।
जहाँ 10 रिश्तेदार 15 रिश्तेदार देखे नहीं, वहाँ पे गाली गलौज मारपीट लड़ाई झगड़ा नॉर्मल सी चीज़ है उसकी। तो ये वीडियो देख के जाइए। जैसे उस दिन एटीएम और आधार कार्ड निकाल के भाग गए हो, रहने दो। कहाँ चला गया? घर से? घर से कहाँ भाग जाएगा? जैसे जेवर और डॉक्यूमेंट जो है जमीन के चले गए वैसे ही चला गया क्या? नहीं आई है, तुम यहाँ थे ही नहीं। तुम तो बोले कि हम बंथरा थाना आ रहे हैं। रहने दो। जितना तुम पैसा दे दे के जो बने जा रहे हो ना शेर, वो हमको पता है सब। अगर आज पुलिस रिटर्न में दे देगी तो बात दूसरी है, नहीं तुम घर में रहने ही नहीं देंगे तुमको। पर्वत खेड़ा से लोग आ जाएंगे, रमईपुर से। 1 महीने नहीं, तुम 21 तारीख से आए हो, भटक कहाँ रहे हो तुम? जब तुम घर नहीं आए तो गए कहाँ तुम? किसके साथ रह रहे थे ये बताओ। हाँ हाँ नहीं तो जब ठीक से रख नहीं रहे थे तो फिर शादी क्यों किए थे? वो मैडम को भी बुलाओ ना जो उस दिन कॉल करी थी, जो उस दिन थाने से कॉल आया था। उसके बाद एटीएम के उस पर हमको बुलाया गया कि रविशंकर यहाँ पे हैं थाने में, और वो भाग गई। ना वो तुम मिले थाने में ना वो मिली। हम रात में 8:30 बजे तक वहाँ पे बैठे थे। हम तो कोई दरवाजा नहीं, हम दरवाजा खोल दे ताकि तुम हमको मार डालो। क्यों? आधे घंटे में ही तो भाग गए वहाँ से। हम औरत होकर के वहाँ रात में 7 बजे जा सकते हैं तो तुम नहीं रुक सकते हो? कहाँ? कौन सा घर है तुम्हारा? कौन सा घर है तुम्हारा?